हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नर्स्ड इक्वेशन के बारे में। तो ये जो 2.13 इक्वेशन है ये फाइनल इक्वेशन है, मतलब एक जनरल इक्वेशन है जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे बार बार कि जो ई सेल है वो इक्वल टू हो जाता है ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस, ठीक है। और जो कंसंट्रेशंस लेनी है वो किसकी लेनी है, सिर्फ आयंस की लेनी है। जो सॉलिड स्टेट में मिलेगा ना मेटल, उसकी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 लेनी है। यहाँ पे आर क्या था, वो था गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू थी। तो यूनिट्स के साथ आप इसे ज़रूर याद करना, ठीक है। और टी क्या था, टेम्परेचर, जो कि हमेशा केल्विन में दिया जाएगा आपको। अगर नहीं दिया गया, डिग्री सेल्सियस में है, तो +273 ऐड करके हम उसे केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। एन बताता था हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के कितने ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं हमारी रिएक्शन के अंदर। और एफ था फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 96500 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो ई नोट सेल थी ये कैसे आता है, ई नोट सेल हम निकालेंगे जो जैसे भी दो मेटल के हाफ सेल्स दे रखे हैं ना उनसे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करके, ठीक है। और दोनों में क्या लेने हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेने हैं दोनों मेटल्स के। अब ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो क्वेश्चन है उसका आप वो पूछ रखा है कि जो मैग्नीशियम सॉलिड है वो 2Ag प्लस से रिएक्ट करेगा और Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है, 0.0001 मोलर, या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -4, ठीक है। मतलब जितने भी डॉट के बाद 0 आएंगी और एक नंबर आएगा ना, उतनी पावर माइनस में चली जाएगी। अब इसके 0 पॉइंट के बाद देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 की पावर -4 भी लिख सकते हैं हम। या फिर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा तो आप सीधा लिख लेना 0.0001 मोलर, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई, कहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, Mg2 पॉजिटिव। अब देखो Mg2 पॉजिटिव की कितनी कंसंट्रेशन दे रखी है, 0.130 मोलर, ठीक है, प्लस में 2Ag सॉलिड। अब इस इक्वेशन को देखते ही आपको ये पता चलना चाहिए क्या, कि जो सॉलिड की कंसंट्रेशन है उसे हम 1 लेंगे और जो बाकी ये दे रखा है ना, ये कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपकी रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं दिया जाएगा। जैसे ये Ag के सामने 2 है ना, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है 2 से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं देंगे, सिंपल दे देंगे Mg प्लस Ag प्लस गिव यू Mg2 प्लस Ag सॉलिड, ठीक है। अब देखो जो मैग्नीशियम होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और Ag प्लस का एक ही आयन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन खाने के लिए 2 Ag होने चाहिए ना, इसलिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मैग्नीशियम की जगह एल्यूमिनियम होता ना, तो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन। Al से Al3 प्लस में कन्वर्ट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम कितने Ag के सामने क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन को देखो और उसमें ये देखो कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। अब देखो निकालना क्या है, ई सेल निकालनी है, तो नर्स्ड इक्वेशन यूज़ होगी। नर्स्ड इक्वेशन क्या थी वो आपको याद होनी चाहिए, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एफ। एन की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं। एल एन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड कौन है Mg2 पॉजिटिव और रिएक्टेंट साइड कौन है Ag पॉजिटिव। हाँ, और एक चीज़ और, जो इसका कोफिशिएंट होगा ना आयंस का, उसे पावर में लगा देना, ठीक है। जैसे Ag प्लस के आगे 2 लिख रखा है ना, तो वो क्या हो जाएगा पावर में, मतलब ये Ag प्लस का क्या हो जाएगा, जो ये कंसंट्रेशन 0.0001 दे रखी है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 होता तो क्यूब हो जाता, 4 होता तो 4 टाइम्स, मतलब पावर में चली जाएगी वो, ठीक है। तो अब इसकी
एक चीज़ और, जो 273 केल्विन होता है ना उसके ऊपर, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर क्या होता है, जो RT/F की वैल्यू क्या होती है, 0.059 होती है। ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर नहीं दे रखा तो आप सीधा RT/F की जगह क्या लिखोगे, 0.059। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, E0 सेल, इसकी वैल्यू सीधा पुट कर दीजिए 3.17 वोल्ट माइनस में। अब इसमें टेम्परेचर नहीं दे रखा है ना कोई, इसका मतलब हम सीधा लेंगे RT/F की वैल्यू लेंगे 0.059 वोल्ट। ये याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेना है हमें। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कोई भी टेम्परेचर नहीं दे रखा तो सीधा यही लेनी है वैल्यू, 0.059 वोल्ट। अब नीचे 2 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 थे। ठीक है, ये लॉग में कन्वर्ट कर दिया, लॉग की वैल्यू क्या होगी, अब Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.130, ये ऊपर लिख दिया क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट नीचे आएगा। ये तो इक्विलिब्रियम 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो सेम वही यूज़ करना है यहाँ पे। अब देखो जो Ag प्लस की कंसंट्रेशन ली थी हमने 0.001, उसका स्क्वायर कर रखा है ना, ये स्क्वायर इसलिए करना है कि जो कोफिशिएंट आगे यूज़ होगा ना आयंस के आगे, वो उसकी पावर में चला जाएगा। अब जो Mg2 प्लस का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, तो इसकी मतलब इसकी पावर 1 है, और 1 की अगर किसी भी चीज़ की पावर 1 होगी तो वो सेम वही वैल्यू रहेगी, और नीचे इसका स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3.17 माइनस 0.21 वोल्ट। अब इसकी वैल्यू आ गई 2.96 वोल्ट। देखो जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो खुद से जितना हाथ से सॉल्व करोगे ना बिना कैलकुलेटर, उतना अच्छा रहेगा। कैलकुलेटर का यूज़ आप अभी कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, और हमारा काम है आपको मेथड समझाना, आंसर निकालना। अगर कोई दिक्कत आ रही है कि भाई नहीं निकल रहा तो 10 बार पूछो, हम समझाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ती है ना। हमने भी की थी जब हम स्टूडेंट्स थे और अब भी करते हैं, तो जितना खुद से हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। अब देखो किस टर्म में लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में लिखनी है। अब इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू होगी उसे ही क्या बोलते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। इफ़ सर्किट इन डेनियल सेल, मतलब अगर हम क्या करें, डेनियल सेल का एग्जाम्पल लें जिसमें क्या होता है, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ बनता है एक्वस, और Cu2+ एक्वस से क्या बनता है, कॉपर सॉलिड बनता है। ठीक है, तो जैसे ही टाइम पास होगा, मतलब कि टाइम आगे चलता जाएगा, तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन Zn2+ की थी वो इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो इंक्रीज़ होगा ना, और जो Cu2+ की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी और प्रोडक्ट ही इंक्रीज़ होगी। किसी भी रिएक्शन में यही तो होता है, रिएक्टेंट कम होगा तभी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। एट द सेम टाइम जो वोल्टेज है सेल की एज रीड ऑन वोल्टमीटर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, और इसी वजह से क्या होगा, जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होती जाएगी धीरे धीरे टाइम के साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, वी शैल नोट दैट देयर इज़ नो चेंज इन कंसंट्रेशन, और एक समय के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिसके ऊपर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ना वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगी रिएक्शन, ना रिएक्टेंट की तरफ, मतलब दोनों साइड सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, 0 देगा, क्योंकि करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा, ना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा। दिस इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेन्ड। तो इक्विलिब्रियम हम इसी चीज़ को बोलते हैं ना। अब जैसे ये देखते हैं हम, तराजू देखी होगी ना आपने, एक साइड से हम उस क्वांटिटी को डाल देते हैं जो मेज़र करना है, दूसरी साइड हम बाट डालते हैं वेट करने के लिए, जो 1 kg का होता है, 2 kg का या 3 kg का, अलग अलग होता है। अब जब तक उसके अंदर उतना ही किलो का बाट नहीं डलेगा जितनी क्वांटिटी दूसरी वेइंग के अंदर है,
तो तब तक क्या होगा, वो तराजू इक्वल नहीं होगा। और इक्वल कब हो जाएगा, जब दोनों साइड वज़न बराबर होगा। सेम यही कंडीशन है, इक्विलिब्रियम यही होता है कि रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की सेम हो जाए तो वो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में जो ई सेल की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया, रुक गया है। तो नेट जो ई सेल है वो ज़ीरो होगी, तो उसे ज़ीरो पुट करेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। लॉग प्रोडक्ट में क्या था, Zn2 प्लस एक्वस, और नीचे क्या है रिएक्टेंट में Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, सॉलिड वाली कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 है, इसलिए वो नहीं लिखेंगे हम। अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी नर्स्ट इक्वेशन, वो Ln में थी। ठीक है, अब लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 2.303 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ई सेल अगर ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू ये जो माइनस 2.303 RT अपॉन NF ये वाली टर्म है आगे वाली, ये दूसरी साइड चली जाएगी तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा इसका। तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303 RT अपॉन 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगी आयंस की Zn2 पॉजिटिव बाय में Cu2 पॉजिटिव, वो क्या होगा, Kc के इक्वल हो जाएगा। Kc का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब जो Zn2 प्लस अपॉन Cu2 पॉजिटिव है वो इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं। तो ये 298 केल्विन मैंने बताया था 25 डिग्री सेल्सियस पे RT अपॉन 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.059 होती है। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये वैल्यू बहुत मतलब इजी कर देगी आपके उसको, क्योंकि 2.303 इंटू 8.314 और फिर मल्टीप्लाई बाई 298 और फिर डिवाइड बाई 96500, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब तक टेम्परेचर 298 और 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो आप सीधा लिख देना इसकी वैल्यू 0.059। ठीक है, अपॉन में n, और n को उसमें मत डालना कि n भी इसी में इंक्लूड है, नहीं, बाय में n ज़रूर आएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लॉग Kc क्या था, किसके इक्वल था, Zn2 प्लस अपॉन रिएक्टेंट में था Cu2 प्लस। तो इसकी वैल्यू क्या थी, डेनियल सेल की तो हमें याद ही होगी ना, अब तक वैल्यू इतनी बार कर ली, 1.1 वोल्ट होता है। तो ई नोट सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट। अब क्या करना है, हमें लॉग Kc की वैल्यू निकालनी है। तो 1.1 के अंदर ये 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 0.059। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 37.2। अब लॉग को दूसरी साइड लेके जाएंगे ना आप, तो Kc की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10⁻37 एट 298 केल्विन। ठीक है, लॉग का एंटी लॉग करेंगे दूसरी साइड ले जाके, तो ये क्या होगा, या तो कैलकुलेटर दिया जाएगा आपको, क्योंकि बिना, या फिर लॉग और एंटी लॉग की टेबल दी जाएगी, क्योंकि बिना उसके ये एंटी लॉग की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, तो टेंशन मत लेना कि ये कैसे निकालेंगे, सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड से लॉग Kc की वैल्यू, और फिर आगे का क्या होगा, जो लॉग एंटी लॉग की टेबल होती है उसके थ्रू ही निकलता है। तो ये कोई वो नहीं है कि कोई भी देख के बता दे कि हाँ इसकी ये वैल्यू थी, ये नहीं होता। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, कभी भी आपको पता है अब इसका क्या यूज़ होगा, जैसे कि पहले में नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या निकलवा रहे थे, हमसे क्वेश्चन में ई सेल निकलवा रहे थे कि टोटल EMF कितना होगा, किसी जो 2 मेटल हाफ सेल्स दे के उसका क्या निकलेगा। अब हमसे क्या पूछ सकते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू निकलवा सकते हैं, या फिर Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकलवा सकते हैं। मतलब इन सब में से है ना, एक की वैल्यू मिसिंग होगी और बाकी सब की दी जाएगी, तो ये करके देखेंगे वो। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें किस चीज़ का रिलेशनशिप बता रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc है रिएक्शन का, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच दैट रिएक्शन टेक प्लेस।
और ई नोट सेल और के सी के बीच का रिलेशन कौन सी इक्वेशन बताती है, तो ये इक्वेशन बताती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू मेज़र अदरवाइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग ई नोट वैल्यू ऑफ द सेल। मतलब वैसे तो हम नहीं बता सकते, अब जैसे कोई भी पूछ लेगा कि बताओ इस सेल का क्या है, बिना वैल्यूज़ दिए तो नहीं बता सकते, लेकिन जो वैल्यूज़ दी जाएगी, अगर ई नोट सेल की वैल्यू इन्होंने बता दी और बाकी तो कांस्टेंट है, इनका तो पता ही चल जाएगा। और रिएक्शन देख के पता चलता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो बाकी सब की तो वैल्यू हमें पता है, तो हम बता सकते हैं के सी की वैल्यू निकाल के कितनी। अब ये देखो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये देखते ही है ना, आपको पहले तो फॉर्मूला याद आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला। अब देखो इसके ऊपर कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा ना, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट अपॉन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 और log के सी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.46 वोल्ट आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, log के सी इज इक्वल टू 0.56 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो इस साइड 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 0.059 वोल्ट। अब log के सी की क्या वैल्यू आ गई 15.6। इससे आगे जो ये सॉल्व कर रखा है ना के सी इज इक्वल टू, तो वो टेबल से ही होगा, तो यहाँ तक तो आप निकाल सकते हो ना। log के सी की वैल्यू क्या है 15.6, ठीक है। तो ये इक्वेशन देख लो, इसके क्वेश्चन आते हैं बार बार सीबीएसई में। और यहाँ पे ये याद रखना कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, ई सेल की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होने की वजह से। और इसमें ए जी के आगे 2 क्यों लगा हुआ है, क्योंकि कॉपर क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और ए जी कितने इलेक्ट्रॉन लेता है सिर्फ 1, तो 2 ए जी चाहिए हमें, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। मतलब अब क्या निकालना है हमें, ई सेल दे रखा होगा और गिव्स एनर्जी निकालनी है, या फिर क्या करेंगे गिव्स एनर्जी दे रखी होगी उससे ई सेल निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज पास्ट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा 1 सेकेंड के अंदर वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, जो कि मल्टीप्लाई है किससे, टोटल चार्ज पास से, ठीक है, कि कितना चार्ज उससे पास हुआ है। इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क फ्रॉम ए गैल्वेनिक सेल देन द चार्ज हैज़ टू बी पास्ड रिवर्सिबली। मतलब अगर हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करना है ना गैल्वेनिक सेल से, तो चार्ज कितना होना चाहिए, रिवर्सिबल पास होना चाहिए। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में फिजिबल हो, मतलब आगे के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन भी और बैकवर्ड डायरेक्शन भी। द रिवर्सिबल वर्क डन बाय ए गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिव्स एनर्जी एंड देयरफॉर if the EMF of cell is E and NF is amount of charge passed, delta G is the Gibbs energy of the reaction। मतलब इन्होंने ये बता रखा है कि जो इक्विलिब्रियम वर्क डन होता है गैल्वेनिक सेल के द्वारा वो किसके इक्वल होगा, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी की, जो गिब्स एनर्जी है वो कितनी डिक्रीज होगी, देयरफॉर इसलिए इफ़ EMF ऑफ द सेल इज़ E। अब ये बता रखा है जहाँ पे ये ई का मतलब क्या है, EMF ऑफ द सेल, और NF क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास, मतलब कितना चार्ज पास हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, NF के। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम, ठीक है। एंड डेल्टा आर जी, देखो जो ये डेल्टा है ना ये होता है चेंज, किसी भी एनर्जी का चेंज बताते हैं ना, स्मॉल चेंज, उसके लिए डेल्टा लगाते हैं। ये आर लिख रखा है क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जी क्या होती है, गिव्स एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस NF ई सेल। ई क्या था, EMF ऑफ द सेल, F क्या था, फैराडे कांस्टेंट, N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NF को कंबाइंड कर दें तो क्या मान लिया था इन्होंने, चार्ज पास के, कितना चार्ज पास होगा। और ये माइनस साइन क्यों आया है, ये माइनस साइन इसलिए आया है
ताकि जो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन हो सके, ठीक है। इफ़ इट मे बी रिमेंबर्ड दैट ई सेल इज़ एन इंटेंसिव पैरामीटर, मतलब हमें पता है कि जो ई सेल है वो क्या है, इंटेंसिव पैरामीटर है। इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मतलब जो कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। बट डेल्टा आर जी क्या है, एक्सटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। जो डेल्टा जी है मतलब जो गिव्स एनर्जी है वो क्या है, एक्सटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। एंड द वैल्यू डिपेंड ऑन एन, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, एन के ऊपर, मतलब कितना चार्ज पास हुआ है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पर डिपेंड करती है जी की, डेल्टा आर जी की वैल्यू, ठीक है। अगर हम एक इक्वेशन लिखें जैसे जेड एन सॉलिड प्लस यू टू प्लस एक्वस, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेड एन टू प्लस एक्वस प्लस सी यू सॉलिड, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो डेल्टा आर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन की जगह क्या पुट करेंगे हम 2 एफ ई सेल, ठीक है। बट इफ़ वी राइट द इक्वेशन, मतलब अगर हम ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे ना, तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब डेल्टा आर जी की वैल्यू भी इफेक्ट होगी कंसंट्रेशन से, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, ये देखो आप, Zn से Zn2 प्लस के लिए कितने जा रहे थे, 2 जा रहे थे ना, लेकिन अब Zn को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मतलब एक जिंक कितने दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रिएक्शन में हमने क्या ले लिया, 2 जिंक ले लिए, तो 2 जिंक कितने देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे ना। इसी वजह से n की वैल्यू क्या लिखी हमने, 4 लिखी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना बीच में या फिर कमेंट करके, आप ऑलवेज फ्री हो। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ होल रिएक्टिंग स्पीशीज इज़ यूनिटी देन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, मतलब अगर जो कंसंट्रेशन है सारी रिएक्टिंग स्पीशीज़ की अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल के। और जो डेल्टा आर जी नोट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हो जाएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस एन एफ ई नोट सेल के। देखो जो 2.15 इक्वेशन थी और ये 2.16 है, इसमें ये फ़र्क है कि जो ऊपर इक्वेशन दी गई थी ना वो किसी भी कंडीशन पे थी, लेकिन ये जो 2.16 है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है जहाँ पे ई सेल की वैल्यू ई नोट सेल है। अब जो CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसमें ये भी पूछा जाता है कि जैसे MCQ टाइप में आपको ये बोल देंगे कि इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीशीज़ इज़ यूनिटी, तो बताइए ई सेल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो ऑप्शन ए होगा इज़ इक्वल टू ई नोट सेल, दूसरा होगा ग्रेटर देन ई नोट सेल, तीसरा होगा लेस देन ई नोट सेल, या फिर नॉट इक्वल टू। तो आप क्या चॉइस करोगे, मतलब क्या करेक्ट करोगे आंसर, तो आप सिलेक्ट करोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है। और स्टैंडर्ड गिव्स की एनर्जी निकालने के लिए आप बोलो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब ई सेल और ई नोट सेल के बारे में डिफरेंस तो आपको पता ही होगा ना, ई सेल तो है पूरे सेल का, कितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रही है पूरे सेल की, और ई नोट सेल क्या था, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, या फिर ई नोट कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, उससे जो वैल्यू आ रही थी 2 कंपार्टमेंट से। फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ ई नोट सेल वी कैन ऑब्टेन द इम्पोर्टेंट थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी डेल्टा आर जी नोट। अब इसकी एप्लीकेशन दे रखी है कि भाई अगर हमें ई नोट सेल मेज़र करना हो या फिर हमें ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी हो तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब ऊपर इक्वेशन थी और उसी को वर्ड्स में लिख दिया गया है नीचे। फ्रॉम द लेटर वी कैन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय इक्वेशन, और इससे क्या करेंगे, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। अब नीचे इसका क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है,
अगर क्वेश्चन को आप देखोगे तो समझ में आएगा ये पूरा चल क्या रहा है। मतलब शुरू में आप पढ़ोगे ना तो लगेगा थोड़ा सा टफ है, लेकिन जितनी बार आप इस चीज़ को देखते जाओगे ना और रिवाइज़ करोगे और जितने क्वेश्चंस लगाओगे उससे क्या हो जाएगा, ये टॉपिक सेट हो जाएगा आपके माइंड के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। मतलब फिज़िकल में खेल क्या है, बस एक बार देखो और बार बार रिवाइज़ करो। पूरी केमिस्ट्री इसी पे चलती है कि बार बार रिवाइज, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना जल्दी मतलब फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक बार देख लिया और जितने क्वेश्चन करोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले, क्योंकि सेम फार्मूला बार बार लिखोगे तो याद ही होगा ना। अब 2.3 एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल। अब ई नोट सेल कितना दे रखा है आपको, 1.1 वोल्ट दे रखा है ना, स्टैंडर्ड दे रखा है, इसका मतलब ई नोट सेल। अगर सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता तो इसका मतलब था ई सेल। ठीक है, डिफरेंस देखो छोटा सा है बिल्कुल। द कैलकुलेट क्या करना है अब आपको, गिव्स एनर्जी, और रिएक्शन ये दे ही रखी है जेड एन सॉलिड से CO2 प्लस एक्वस, ZN2 प्लस एक्वस प्लस CU सॉलिड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो दे क्या रखा है, ई नोट सेल। ठीक है, और n की वैल्यू हमें पता है, n क्या होता है 2, और f की वैल्यू क्या होती है 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, इसकी जगह आप क्या ले सकते हो 96500 कूलम पर मोल। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होता, जनरली वही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है ये यूज़ करो तो बस लेंथ बढ़ाने के लिए, और कोई काम नहीं है बस इसका। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डेल्टा आर जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब ई नोट सेल की वैल्यू हमें दे रखी है, एन कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो 2, एफ की वैल्यू 96500 कूलम पर मोल, या फिर आप लिख सकते हो 96487 कूलम पर मोल। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और ये बस इक्वेशन पुट करो और आंसर आ जाएगा। अब देखो जो आंसर आएगा ना वो किस में आया है, जूल पर मोल। ठीक है, अब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करोगे, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कर रहे हो तो डिवाइड बाय 1000 होगा। ठीक है, और अगर किलो जूल से जूल में जा रहे हो मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाओगे आप तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आंसर आया था नहीं, ये आया था 212270। अभी इन्होंने ज़ीरो हटा दिया किलो जूल, इसी वजह से ये क्या आंसर आया -212.27 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब ये क्या है, 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज़ 10, मतलब pH दे रखी है 10 की। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, मतलब क्या निकालना हमने, ई सेल निकालना है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, देखो अब इसमें टेम्परेचर नहीं दे रखा तो हम क्या लेंगे -0.059 अपॉन में एन, एन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, लोग प्रोडक्ट में क्या है Ni2 प्लस डिवाइड बाय क्या कर देना है Ag प्लस और उसका ऊपर स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट 2 है इसका। ठीक है, तो इससे वैल्यू निकल आएगी, निकाल लेना। ठीक है, फॉर्मूला है सीधा, ये तो कुछ नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस, इससे क्या निकल रहा है 2Fe2 प्लस प्लस I2। ई नोट सेल दे रखा है 0.236 वोल्ट, टेम्परेचर 298 केल्विन। निकालना क्या है, डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू निकालनी और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा जी किसके इक्वल था -NF ई नोट सेल, ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना इसमें सिर्फ, तो N1 हो जाएगा। और एफ क्या था 96500 या फिर 965487, ये इनमें से कोई भी वैल्यू, जल्दी करना है तो 96500 कर लेना, थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं होता। और केसी की भी वैल्यू आपको पता होगी, वो इक्वेशन जो मैंने याद करने को दी थी वो कर लेना। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मतलब मुझे
आप कमेंट करना प्लीज़ कि कैसा लगा वीडियो और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, आपको समझ में आता है या नहीं। क्योंकि मैं सिर्फ है ना ये अकेले बैठ के यूँ पढ़ाना कि भाई कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ये भी नहीं पता, सिर्फ स्क्रीन को देखते हुए बोलना, ये मतलब आपके रिएक्शंस भी नहीं पता लग रहे मेरे को ये देख के। तो जब आप कमेंट करोगे उसी से पता चलेगा ना कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, क्या समझ आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या है। तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू।